हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट देख रहे हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री से। तो चलिए उसको आगे बढ़ाते हैं। एक पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, सेकेंड पार्ट आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हमने 1915 तक के जो घटनाक्रम थे जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो सब देख लिए थे। यानी कि गांधी जी का आगमन 1915 में वो दक्षिण अफ्रीका से हमारे भारत में आते हैं। उसके बाद उनके द्वारा 1917 में चंपारण, 1918 में खेड़ा में आंदोलन और 1918 में ही अहमदाबाद मिल हड़ताल की जाती है। हमने यहाँ तक के जो घटनाक्रम है वो इसके पहले वाले वीडियो में कवर किया है। आज हम 1919 से जो भी घटनाक्रम है वो देखने स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आगे बढ़े, अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो कब हुआ था। हमारे पास विकल्प क्या है, 6 अप्रैल 1919, दूसरा है 13 अप्रैल 1919, तीसरा कह रहे हैं 20 अप्रैल 1919 और जबकि चौथा ऑप्शन है कि 27 अप्रैल 1919। तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि 13 अप्रैल 1919। ठीक है, तो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन रहता है, बैसाखी का दिन, और उसी दिन ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो होता है। तो चलिए देख लेते हैं इसके पीछे के क्या घटनाक्रम है, क्यों आखिरकार ये जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। तो 1919 में जो मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके द्वारा एक अधिनियम, एक एक्ट लाया जाता है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम रहता है रॉलेट एक्ट। ठीक है, और इस रॉलेट एक्ट में ऐसा प्रावधान था कि शक के गुनाह पर ही आपको बिना कुछ बताए गिरफ्तार कर लिया जा सकता है। ठीक है, और तो इससे लग रहा था कि मतलब जो महात्मा गांधी जी, मोहम्मद अली जिन्ना जैसे जो बड़े बड़े नेता थे उस टाइम पे, उनको ऐसा लग रहा था कि ये हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो है हनन हो रहा है। तो इसी वजह से वो लोग इसका विरोध करने का प्रयास करते हैं। और ये जो रॉलेट एक्ट है ना, इसको उस टाइम के जो नेता थे जैसे गांधी जी और साथ में मोहम्मद अली जिन्ना, उन लोगों के द्वारा इसे शैतान की करतूत कही जाती है। क्या कहते हैं, शैतान की करतूत। बहुत ही अच्छे से इस पॉइंट को आप देख लीजिएगा कि आगे चल के क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है कि वो कौन सा एक्ट है जिसे उस टाइम के जो प्रसिद्ध नेता लोग थे उनके द्वारा शैतान की करतूत कहा गया। तो याद रखिएगा कि वो रॉलेट एक्ट था। ठीक है, तो हमने देखा कि 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया जाता है। तो महात्मा गांधी जो थे ना, यानी कि महात्मा गांधी, उन्होंने आह्वान किया कि 6 अप्रैल 1919 को क्या किया जाएगा, ये जो 6 अप्रैल 1919 है जिस दिन ये रॉलेट एक्ट पारित किया जाता है, उस दिवस को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाएगा और हड़तालें की जाएंगी। ठीक है, तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन बन सकता है। आजकल क्रोनोलॉजी बहुत पूछी जाती है, तो क्रोनोलॉजी में ये डेट पूछी जा सकती है आपसे। तो याद रखिएगा कि गांधी जी के द्वारा अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए जो डेट तय की गई वो थी हमारी 6 अप्रैल 1919। ठीक है, और इसी जो है इसी मतलब कि ये जो रॉलेट एक्ट है इसी के विरोध में पंजाब के 2 प्रसिद्ध नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उन्हीं के गिरफ्तारी से संबंधित लोग अपना आते हैं, इकट्ठे होते हैं कि कुछ गवर्नमेंट के साथ जा करके मतलब विद्रोह करेंगे या हड़ताल करेंगे, कुछ भी करके, कैसे भी करके हम अपने उन नेताओं को मतलब कि वहाँ से छुड़वाएंगे, यानी कि आज़ाद कराएंगे। और वही करने के लिए एक बाग है जलियांवाला, एक स्थान का नाम है, वहाँ पे बाग थी, उसी में लोग इकट्ठा होते हैं और वहाँ पे बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता रहता है। और जो उस टाइम पे जनरल डायर थे ना, उनके द्वारा बेवजह ही अंधाधुंध गोलियां चलवा दी जाती है, जबकि वो लोग निहत्थे थे, यानी कि जो लोग बाग में सभा कर रहे थे वो लोग निहत्थे थे। उसके बावजूद भी जो डायर है उसके द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया जाता है और फिर उसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। हालांकि सरकारी आंकड़े, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के आंकड़े हैं, उन्होंने तो बहुत कम ही लोगों को बताया है, लेकिन और जो सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि 1000 से भी अधिक लोग मारे गए। कुछ लोग बताते हैं कि 1500 से भी ज़्यादा लोग मारे गए। तो ये घटना आपको याद रखना है। ठीक है, कि ये जो घटना है कब हुई है, तो 13 अप्रैल 1919 को हुई है। क्यों हुई है, रॉलेट एक्ट के मतलब विरोध करते हुए
पंजाब के 2 प्रसिद्ध नेताओं को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हीं की गिरफ्तारी से उनको आज़ाद कराने के लिए लोग सभा कर रहे थे। ठीक है, आगे हम लोग देख, और एक पॉइंट और याद रखिएगा कि ये जो मतलब कि रॉलेट एक्ट है ना, यानी कि जो रॉलेट एक्ट है, इसके खिलाफ जो रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा आह्वान किया जाता है, यह पहला अखिल भारतीय संघर्ष भी माना जाता है। ठीक है, अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे हैं कि रॉलेट एक्ट के खिलाफ महात्मा गांधी ने किस प्रकार के सत्याग्रह का आह्वान किया था? विकल्प देखिए, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो या फिर रॉलेट एक्ट या रॉलेट सत्याग्रह। दरअसल तो हो जाएगा हमारा रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, ऑप्शन डी वाला जो है वो ठीक हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये जो असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन हुआ कब हुआ है, तो आप याद रखिएगा कि जो असहयोग आंदोलन है वो 1920 में स्टार्ट होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था और जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो 1942 में हुआ था। और अभी हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स भी आप याद रखिएगा, क्रोनोलॉजी में आपसे बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहे हैं कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है ना, उस टाइम पे पंजाब के गवर्नर कौन थे? विकल्प क्या है? कर्जन, चेम्सफोर्ड, रीडिंग या फिर इरविन। ये क्वेश्चन हम आपके लिए होमवर्क छोड़ रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये आपको हमें कमेंट करके बताना है। अगली वाली वीडियो में ये वाला क्वेश्चन पहले हम बता करके फिर अपना अगला जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं मतलब जो पीछे हम देते थे ना कि करके सीखें करके जो एनसीईआरटी में दिया रहता था, तो आज वाली वीडियो में वो एनसीईआरटी में नहीं दिया था। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपके लिए है। ये कमेंट जो करना है ना, कमेंट वर्क है कुल मिलाकर के, तो आप इसे CW समझिए कि ये कमेंट वर्क है। ठीक है, अगर आपको पता है तब भी नहीं पता है तो गूगल करके आप इसका उत्तर हमें जरूर कमेंट करें। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो हमने देखा रॉलेट एक्ट के विरोध में रॉलेट मतलब सत्याग्रह किया गया, उसी के समानांतर यानी कि 1919 में ही एक और जो है आंदोलन होता है, उसके बारे में पूछ रहे हैं। और उस आंदोलन का नाम क्या है? उस आंदोलन का नाम है खिलाफत आंदोलन। ये 1919 से 1922 तक चलता है। ठीक है, 1922 तक चलता है। और चलिए देख लेते हैं क्या कुछ इसमें पॉइंट्स हैं। पूछ रहे हैं कि क्या इसका उद्देश्य था। विकल्प क्या है? कह रहे हैं तुर्की के सुल्तान को खलीफा के रूप में मान्यता देना। दूसरा कह रहे हैं कि भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना करना। तीसरा कह रहे हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषियों को सजा दिलाना। और चौथा है कि ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना। तो दूसरा वाला तो एकदम बेकार सा जो है विकल्प है, तो ये तो होगा नहीं। फिर कह रहे हैं हत्याकांड के दोषियों को सजा दिलाना, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए एक जांच कमेटी बैठाई जाती है। बाकी तुरंत मतलब कि कोई आंदोलन वगैरह नहीं होता है कि जो लोग आरोपी हैं उन्हें कोई सजा दी जाए, तो ये गलत है। और ये स्वतंत्रता प्राप्त करना, ये तो बहुत आगे की बात है। इसका जो उत्तर है ना वो हो जाएगा तुर्की के सुल्तान को खलीफा के रूप में मान्यता देना। ठीक है, तो इसको पॉइंट को आपको याद रखना है। जो खिलाफत आंदोलन 1919 में स्टार्ट हुआ, जिसे गांधी जी ने भी सपोर्ट किया था, उसका उद्देश्य क्या था? तो वो लोग चाहते थे, यानी कि जो भारत देश के मुसलमान हैं वो चाहते थे कि जो तुर्की के खलीफा हैं उन्हें मतलब मान्यता दी जाए, यानी जो तुर्की के सुल्तान हैं उन्हें खलीफा की मान्यता दी जाए। और ये जो खलीफा है ये एक पद हुआ करता था, मुसलमान जो इस्लाम धर्म के लोग हैं उनके लिए एक धार्मिक पद हुआ करता था, एक मतलब कि कुल मिलाकर के धार्मिक गुरु का पद होता था खलीफा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान लोगों ने किस प्रकार से ब्रिटिश शासन का विरोध किया था। ठीक है, तो अभी हमने बताया था ना कि जो असहयोग आंदोलन है वो कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। तो इस असहयोग आंदोलन में क्या कुछ घटनाक्रम हुए हैं ये आपको बताना है। पहले विकल्प में कह रहे हैं सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार किया गया। दूसरा कह रहे हैं विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। तीसरा कह रहे हैं विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, क्योंकि पहला भी हुआ, दूसरा भी हुआ, तीसरा भी हुआ। वो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, उससे क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी उत्तर प्रदेश PCS जो RO का एग्जाम होता है उसमें। ठीक है, तो मैं बता दे रही हूँ, और NCERT में दिया भी है। मेरे माइंड से उस टाइम पे स्किप हो गया जब मैं इसको बता रही थी। तो याद रखिएगा कि जो
जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है ना, उसके विरोध में जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी, उनके द्वारा अपनी नाइटहुड की जो उपाधि थी उसे लौटा दिया गया था। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। नाइटहुड की उपाधि को किन के द्वारा लौटा दिया गया? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है आरओ में, यही कहा है कि जो मतलब कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध करते हुए अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। नहीं, शायद ये पूछा गया है कि जो मतलब रविंद्रनाथ टैगोर हैं, उन्होंने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि है उसे लौटा दी। और दूसरा स्टेटमेंट था कि क्योंकि वो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसमें शामिल होना चाहते थे। तो उसका जो उत्तर था ना, वो उत्तर पहला वाला स्टेटमेंट सही था, दूसरा वाला रॉन्ग था। क्यों रॉन्ग था? क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो मतलब कि किसी आंदोलन में शामिल होना चाहते थे, बल्कि उन्होंने ना विरोध जताया था नाइटहुड की उपाधि को लौटाते हुए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था इसी चैप्टर से आरओ जैसे एग्जाम में, इस वजह से मैंने आपको बता दिया। हम जब ये क्वेश्चन मतलब कि चैप्टर जो हमारी क्लास 8 तक की एनसीईआरटी है, जिसमें कि आज हम देख रहे हैं, ये मतलब सेकेंड लास्ट चैप्टर है, इसके बाद लास्ट चैप्टर ही बचेगा। जब इसको कंप्लीट कर लेंगे तो पहले जो उसमें सीटेट में जो एक मतलब जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है, उसमें सीटेट के एग्ज़ाम में जो एसएसटी वाला पोर्शन होता है ना, उसमें हिस्ट्री पूछी जाती है। और हिस्ट्री में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले 10 सालों में, उसे सॉल्व कराएंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये सीरीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है। और आप देखेंगे कि जो भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, जो एक्सप्लेनेशंस मैंने कराई हैं, उनसे ही लगभग सारे क्वेश्चंस बने होंगे। अब ऐसा नहीं है कि मैंने सारे क्वेश्चंस पहले से उसके देख लिए हैं और उसके बाद ये इन सारे क्वेश्चंस को बनाया, ऐसा नहीं है। चीटिंग नहीं करनी, मैंने क्वेश्चंस खुद से बनाए हैं, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी से ही सीटेट के सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इस वजह से मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने जो भी कुछ पढ़ाया है उससे बाहर नहीं जाने वाला। तो उसको हम सॉल्व करेंगे। और अदर जैसे यूपीपीसीएस में, यूपीपीसीएस आरओ में भी जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन्हें भी हम ट्राई करेंगे कि शामिल कर लें, ताकि आपको ये पता रहे ना कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं कंटेंट, वो कोई आलतू फालतू यानी कि उलूल जुलूल कंटेंट नहीं है। काम की चीज़ें ही यहाँ पे आपको इस वीडियो में बताई जाती हैं, फालतू की बातें हमें करना अच्छा भी नहीं लगता। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करेंगे। तो ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, हालांकि हमारे सारे क्वेश्चंस लेंदी ही होते हैं, इसी वजह से लोग इस पे इंटरेक्ट भी कम करते हैं। मतलब बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बड़ा सा दिल भी चाहिए होता है, मतलब बड़ा सा जिगर चाहिए होता है। लोग बड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं, छोड़ यार ये अपने काम की चीज़ नहीं, आगे बढ़ो। जबकि आजकल आप देखें कि जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो लगभग ऐसे लेंदी क्वेश्चंस ही हैं। कह रहे हैं कि औपनिवेशिक शासन के दौरान वन कानूनों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? हमारे पास विकल्प क्या है, वन कानून क्या है, ये सब हम प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो फालतू में वैसे ही मेरी वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो हम लोग उसको शॉर्ट में ही करके चलेंगे आज, क्योंकि ये 2 वीडियोज़ ऑलरेडी हो गए हैं इंटरनेशनल मूवमेंट पे। कह रहे हैं कि औपनिवेशिक सरकार ने वन संसाधनों पर लोगों के अधिकारों को व्यापक रूप से बढ़ाया। तो क्या ऐसा इन्होंने किया था? नहीं ना, इन्होंने संकीर्ण कर दिया था जो वन कानून थे उसके माध्यम से लोगों के अधिकारों को। तो ये वाला रॉन्ग हो गया, हमें सही बताना है। दूसरा कह रहे हैं कि औपनिवेशिक सरकार ने वन संसाधनों पर लोगों के अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया, एकदम सही बात है। तीसरा कह रहे हैं औपनिवेशिक सरकार ने वन संसाधनों पर सामुदायिक नियंत्रण को प्रोत्साहित किया, एकदम गलत बात है। चौथा फिर गलत ही है, कह रहे हैं कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, जबकि हमने देखा था कि उन्होंने घनघोर प्रतिबंध लगा दिए थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, और ये एकदम वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किसानों ने गांधी राज की स्थापना की उम्मीद में स्वराज की घोषणा की थी? हमारे पास विकल्प क्या है, पंजाब, बंगाल या फिर असम या फिर वनगांव। तो इसका जो उत्तर है ना वो हो जाएगा असम। ठीक है, तो असम में आप देखेंगे कि जो लोग थे उन्होंने स्पेशली जो चाय बागान में काम करने वाले लोग थे ना, उनके द्वारा ये किया गया था कि उन्हें लगा कि अब गांधी राज की स्थापना होने वाली है, और उन्होंने
वहां पे स्वराज की घोषणा कर दी थी। ठीक है, तो उत्तर जो है इसका ये कौन सा हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा हमारा सी वाला। और ये कब की घटनाक्रम है, तो ये भी याद रखिएगा 1920 में जो असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था ना, असहयोग आंदोलन जो गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और गांधी जी कह रहे थे कि 2 साल में ही हम लोग मतलब कि अपना खुद का जो है राज्य ले लेंगे, यानी कि संप्रभु हो जाएंगे। संप्रभु दैट मीन्स भारत में स्वतंत्रता हासिल कर लेंगे अंग्रेजों से। तो उन्होंने कहा था कि 2 साल में ऐसा हो जाएगा। और उस टाइम पे आंदोलन भी एकदम मतलब कि बूम पे चल रहा था, लग रहा था कि हाँ सच में अब स्वतंत्रता मिल ही जाएगी। लेकिन एक घटना होती है 1922 में। ठीक है, कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक स्थान है चौरी चौरा। वहां पे चौरी चौरा में जो पुलिस मतलब पुलिस जो थाना होता है ना, वहां पे लोगों के द्वारा आग लगा दी जाती है और उसमें 22 पुलिसकर्मी मर जाते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया कि चौरी चौरा घटना में कितने पुलिसकर्मी मारे गए हैं। अब आप सोचिए, तो याद रखिएगा कि 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। तो इसी वजह से आहत होकर के गांधी जी ने फिर जो ये असहयोग आंदोलन है ना, उसको जो है वो समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो ये जो असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट किया गया था, इसे 1922 में क्यों बंद कर दिया गया, तो वही जो चौरी चौरा घटना हुई थी उसी के कारण बंद कर दिया गया। तो इसी असहयोग आंदोलन से ही प्रेरित होकर के असम में जो चाय बागान के लोग थे, उन्हें ऐसा लगा कि अब तो गांधी राज की स्थापना हो जाएगी, और उन्होंने इसी उम्मीद से वहां पे स्वराज की घोषणा कर दी। तो ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। और अगर आप लोग इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसकी लिंक आपको इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि असम में चाय बागान मजदूरों की मांगों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। विकल्प देखिए, उन्होंने अपनी कम मजदूरी के लिए आंदोलन किया। तो जाहिर सी बात है, अगर मजदूरी कम होगी तो आंदोलन करना बनता भी है। फिर कह रहे हैं उन्होंने बेहतर काम करने की स्थिति की मांग की। तो अब इंसान जब काम करेगा ना, तो सोचेगा कि काम करने की जो स्थिति है वो अच्छी हो, यानी कि ऐसा नहीं है कि एकदम चटकती धूप में काम किए जा रहे हैं, पानी तक नहीं मिल रहा है, एकदम सूख के कांटा हुए जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में जब काम करना पड़ेगा तो फिर आज नहीं तो कल लोग विद्रोह करेंगे ही करेंगे। फिर कह रहे हैं उन्होंने अंग्रेजी स्वामित्व वाले बागानों का बहिष्कार किया, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपको देख के लग ही रहा होगा कि उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी वाला। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे अपना, और इसमें क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किनके द्वारा दी गई। तो विकल्प देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, या फिर वल्लभ भाई पटेल। तो आपको पता हो या ना हो, अभी जान लीजिए। फिर जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं उनके द्वारा, या इनसे भी पहले जो स्वामी श्रद्धानंद जी हैं, स्वामी श्रद्धानंद, उनके द्वारा महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। तो आपके पास विकल्प में अगर दोनों हैं तो हम दोनों को टिक करेंगे, अगर एक है तो आप याद रखिएगा या तो स्वामी श्रद्धानंद या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर, जो भी आपको मिल जाए विकल्प में आप उन्हें टिक करके आगे बढ़ जाइएगा कि महात्मा गांधी को महात्मा की जो उपाधि है वो रविन्द्रनाथ टैगोर या स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा दी गई। ठीक है, सर्वप्रथम इन्होंने ही कहा। फिर हम देखेंगे जो महात्मा गांधी जी हैं, इनका जन्म का मतलब कि कहाँ पे हुआ था। तो मेरे ख्याल से आप सबको पता ही होगा कि पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, गुजरात के। तो इसमें तो कुछ है नहीं ऐसा जो ना पता हो लोगों को। फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, कह रहे हैं कि महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी। तो ये भी आप याद रखिएगा कि एक व्यक्ति थे नाथूराम गोडसे, इनके द्वारा महात्मा गांधी जी की हत्या की गई थी। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहे हैं कि साइमन कमीशन भारत कब आया। तो साइमन कमीशन के बारे में पूछा जा रहा है। साइमन कमीशन को लेकर के बहुत विरोध हुआ था, इवन इतना विरोध हुआ कि जो लाला लाजपत राय जी हैं उन पर लाठीचार्ज की गई, और जब लाठीचार्ज की गई तो आगे चल करके लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो जाती है। उस टाइम पे उन्होंने एक कथन भी कहा था कि मेरे पीठ पे जो लाठी के प्रहार हो रहे हैं वो ब्रिटिश शासन में ताबूत की कील साबित होगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ऑलरेडी पूछा जाता है, पूछा भी गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब हम देख लेते हैं ये भारत कब आया था, विरोध क्यों हो रहा था। कह रहे हैं कि 1927, 1928, 1929 या फिर 1930। तो 1927 में साइमन कमीशन भारत आता है। भारत के लिए नियम कानून बनाने की बात इसमें की गई थी, लेकिन कोई भी भारतीय व्यक्ति इसमें शामिल नहीं था। यही कारण है कि यहाँ पे यानी कि भारत देश में इसका बहुत विरोध होता है। साइमन गो बैक यानी कि साइमन वापस जाओ के नारे लगाए जाते हैं। तो ये नारा कई बार पूछा गया है। ठीक है, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक का नारा लगाया गया। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, साइमन वापस जाओ।
कई बार पूछा गया है कि आखिरकार हो क्यों रहा था। मैंने आपको बताया कि इसमें कोई भी भारतीय व्यक्ति शामिल नहीं थे, यही कारण है कि इसका विरोध हो रहा था। फिर हम देखेंगे कि इसी का विरोध करते हुए जो वो थे ना मलाला लाजपत राय जी, उन पे लाठीचार्ज होता है और आगे चल करके उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि किसके द्वारा ये लाठीचार्ज करवाया गया था, तो आप याद रखिएगा कि जो सॉन्डर्स है ना, उनके द्वारा करवाया गया था। ठीक है, एक व्यक्ति थे सॉन्डर्स, इस व्यक्ति के द्वारा ये लाठीचार्ज करवाया गया था। ये पॉइंट्स भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहे हैं कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने किस पुलिस अफसर की हत्या की थी? हमारे पास विकल्प क्या है? सॉन्डर्स, स्कॉट, कर्जन या फिर डायर। कर्जन को आप लोग जरूर जानते होंगे, ये वही कर्जन है जिसने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया था। और डायर, अभी मैंने आपको बताया कि 1913 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसको मतलब कि उसको अंजाम देने वाला जो व्यक्ति है वो यही जनरल डायर ही है। फिर स्कॉट का नाम नहीं आया, लेकिन इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सॉन्डर्स। और ये सॉन्डर्स कौन है? तो वही सॉन्डर्स जिसने साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाला लाजपत पर लाठीचार्ज करवाया था। ठीक है, तो उसी का बदला लेने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और मतलब कि राजगुरु ने सॉन्डर्स को निपटा दिया था। ठीक है, ये फिर हमें याद रखना है। कभी कभी ना पूछ लेते हैं कि मतलब इसको कब निपटाया था, तो हमें ये भी पता होना चाहिए। जो सॉन्डर्स है इसको गोली कब मारी थी, अभी तो मुझे याद ही नहीं आ रहा है, पर याद आ गया 17 दिसंबर, ठीक है, 1928 को। कब? तो 17 दिसंबर 1928 को सॉन्डर्स को निपटाया गया था। क्यों निपटाया गया था? क्योंकि इसने साइमन कमीशन जो आया था उसी का विरोध कर रहे लाला लाजपत राय जी पर लाठीचार्ज करवाया और उनकी मृत्यु हो गई। तो आगे चल करके फिर हमारे जो महान क्रांतिकारी हमारे मतलब कि भारत माता के जो सपूत थे, उन्होंने उसका बदला लिया और उसको फिर निपटा के ही छुट्टी दिया। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। डेट भी याद रखिएगा क्योंकि क्रोनोलॉजी में ये डेट पूछी जा सकती है। तो 1928 भी अगर याद रहेगा तब भी ठीक है, बाकी 17 दिसंबर 1928 को गोली मारी गई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कह रहे हैं कि भगत सिंह और उनके साथियों ने केंद्रीय विधान परिषद में बम कब फेंका था? विकल्प क्या है? अप्रैल 1928, अप्रैल 1929, मार्च 1930 या फिर मार्च 1931। तो इसका उत्तर बी वाला हो जाएगा, यानी कि अप्रैल 1929। ठीक है, तो ये जो अप्रैल 1929 है, इसी टाइम पे किनके द्वारा? भगत सिंह और उनके साथियों, जिसमें आप देखेंगे कि फिरोज मतलब कि नाम क्या था उनका, अभी बी.के. दत्त। ठीक है, याद रखिएगा नाम, बी.के. दत्त और भगत सिंह, इन लोगों ने मिलकर के जो विधान परिषद थी ना, उसमें बम फेंका था। कब फेंका था? 1929। तो क्या किसी की वहां पे मृत्यु हुई थी? नहीं। उन्होंने जो बम फेंका था, उनके पर्चे में लिखा गया था कि हम लोग बहरों को सुनाना चाहते हैं, यानी कि जो ब्रिटिश मतलब शासन है, ब्रिटिश शासन के जो लोग हैं वो बहरे हो चुके हैं, उन्हें उनके कानों में मतलब कि सुनाई देना बहुत जरूरी है, इसी वजह से ये घटना घटाई गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। आज हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न है कि एक्सप्लेनेशन से ना वीडियोस लंबी हो जाती है और आप लोग वीडियो फिर देखते नहीं हैं, छोड़ के चले जाते हैं। कह रहे हैं कि दांडी मार्च कब शुरू किया गया था, और इससे क्वेश्चंस भी ऐसे डायरेक्ट ही बनते हैं, तो इस वजह से भी। तो दांडी मार्च कब शुरू किया गया? 1920, 1930, 1940 या फिर 1950। तो यही जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसी को हम लोग दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम लोग नमक आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नमक आंदोलन। तो नमक आंदोलन, ये जो नमक आंदोलन है, इसको कब स्टार्ट किया गया था? 1930 में। और किन के द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कह रहे हैं कि नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी और उनके जो अनुयायी थे वो कहां से कहां तक पैदल यात्रा किए थे? विकल्प साबरमती से दांडी, अहमदाबाद से खेड़ा, सूरत से बारदोली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 240 मील जो है, यानी कि 240 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की गई थी। अहमदाबाद नहीं था जी, ए वाला होगा। ठीक है, ये नहीं, ये वाला हो जाएगा। साबरमती से स्टार्ट किया गया था और दांडी तक यात्रा की गई थी पैदल। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये बी वाला बिल्कुल मत मानिएगा, क्योंकि बी वाला गलत है। अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है? कह रहे हैं कि आप बताइए, दांडी यात्रा के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन सी महिला थी? तो आप याद रखिएगा कि
दांडी यात्रा में केवल पुरुष ही शामिल नहीं थे, सर्वाधिक मात्रा में आपको जो महिलाएं देखने को मिलेंगी वो यहीं पे मतलब देखने को मिली। और कह रहे हैं कि कौन सी महिला आपको मतलब दिख रही है, तो हमारे पास मतलब जो विकल्प है उसमें देख लेंगे, सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, विजयलक्ष्मी पंडित या फिर अरुणा आशफ अली। तो एनसीईआरटी में ना चित्र बना हुआ है, वहां पे दिखाया गया है जो सरोजनी नायडू जी हैं वो सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के साथ शामिल थी। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन या दांडी यात्रा, दांडी यात्रा हमने बताया ना कि पैदल जो यात्रा की गई थी 240 किलोमीटर की, तो उसमें शामिल रही हैं, यानी कि उनके साथ शामिल रही हैं सरोजनी नायडू जी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और स्टार्टिंग में ना 75 अनुयायियों के साथ ये यात्रा जो है वो स्टार्ट की गई थी। हालांकि ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन मैंने और भी तो पढ़ाई की है, केवल एनसीईआरटी ही थोड़ी ना पढ़ा है, लूसेंट वगैरह में दिया हुआ है। कह रहे हैं कि वीर लखन नायक को किस आरोप में फांसी दी गई थी। ठीक है, तो ये भी एक महान क्रांतिकारी रहे हैं, और आपसे पूछ रहे हैं कि इन्हें फांसी दी गई थी, क्यों दी गई थी। हम लोग फांसी के लिए सिर्फ और सिर्फ भगत सिंह, राजगुरु को याद रखते हैं, जबकि ऐसा नहीं है कि केवल वही लोग जो है फांसी के फंदे पे झूले हैं, उनके साथ साथ और भी बहुत सारे वीर सपूत रहे हैं जो फांसी पे गए, लेकिन हम लोगों के पास उनसे लेकर के कोई मतलब की जानकारी नहीं है। तो आप याद रखिएगा कि वीर लखन नायक नाम के भी एक व्यक्ति रहे हैं, एक महान क्रांतिकारी रहे हैं, इन्हें भी फांसी दी गई थी। हमें बताना है कि क्यों इनको मतलब फांसी दी गई थी। विकल्प क्या है, अंग्रेजों की हत्या, अंग्रेजों की अवज्ञा, चोरी या फिर डकैती। बी वाला हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेजों की अवज्ञा के कारण वीर लखन नायक को दी गई थी फांसी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहे हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। विकल्प क्या है, 1940, 1942, 1945 या 1947। तो जो बी वाला है वो सही हो जाएगा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ, और इसे ना मतलब इस टाइम पे करो या मरो का नारा दिया गया था गांधी जी के द्वारा। याद रखिएगा ये नारा, कौन सा नारा, करो या मरो का नारा दिया गया गांधी जी के द्वारा। और हालांकि ये जो मतलब कि भारत छोड़ो आंदोलन था सॉरी, वो नेतृत्वहीन हो गया था। क्यों नेतृत्वहीन हो गया था? हाँ, अगर आपसे कोई पूछ लेना, ये क्वेश्चन बनता है, बहुत जरूरी है, इस वजह से बता रहे हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेता कौन था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि इस आंदोलन का कोई भी नेता नहीं था। जैसे हमने देखा कि जो दांडी मार्च है उसे स्टार्ट करने वाले कौन थे, गांधी जी। हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन वही है दांडी मार्च, और साथ में जो असहयोग आंदोलन है उसको भी देखा गांधी जी ने चलाया। हमने चंपारण देखा, खेड़ा देखा, और जो अहमदाबाद मिल हड़ताल है, इन सब में देखा कि गांधी जी के द्वारा उसका आह्वान किया गया, उसका नेतृत्व किया गया। लेकिन अगर कोई पूछे कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेता कौन था, उसका नेतृत्व किनके द्वारा किया गया, तो याद रखिएगा नेतृत्व विहीन था। ठीक है, यानी कि कोई भी नेता इसका नेतृत्व नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, और उसके तहत जो भी प्रसिद्ध नेता थे उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था, और बहुत ज़्यादा समस्या हुई थी। मतलब समस्या का मतलब है बहुत मार काट हुई। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि 1942 में ये अक्टूबर में स्टार्ट होता है, और 1943 तक लगभग 90,000 लोगों को अंग्रेजों ने कैद कर लिया, और लगभग 1,000 से भी अधिक लोगों को इन्होंने गोली मार दी थी। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो मतलब कि अहिंसक आंदोलन था, लेकिन आप याद रखिएगा भैया अहिंसक नहीं था, बहुत घनघोर हत्याकांड इसमें हुआ है। हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे, और याद रखिएगा कब का है, तो अगस्त में स्टार्ट हुआ है 1942 में। करो या मरो का नारा किनके द्वारा दिया गया, तो गांधी जी के द्वारा दिया गया, और ये एक नेतृत्वहीन आंदोलन था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। कह रहे हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया, तो हमने बता दिया करो या मरो। ये जो स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये वाला क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया था। ठीक है, कि जो स्वतंत्रता हमारा स्वतंत्रता नहीं जी, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर के रहेंगे, और ये किनका है, तो बाल गंगाधर तिलक जी का नारा है। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कह रहे हैं कि जो आजाद हिंद फौज है इनकी स्थापना किनके द्वारा की गई थी। विकल्प क्या है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आई थिंक आप सबको पता ही होगा कि जो सुभाष चंद्र बोस जी थे
उनके द्वारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 1942 में। कहाँ पे की गई थी ये भी याद रखिएगा। तो जापान की राजधानी टोक्यो में की गई थी। ठीक है। तो और सुभाष चंद्र बोस जो है 1941 में भारत से बाहर जाते हैं। 1942 में इनके द्वारा टोक्यो में आज़ाद हिंद फौज, जिसे HSRA कहा जाता है, उसका गठन कर लिया गया था। ठीक है। ये देखिए कुछ चित्र दिखाए गए थे NCERT में, मैंने उनको शामिल किया है। तो ये एक चित्र दिखाया गया है। ठीक है। ये चित्र देखिए, ये महात्मा गांधी जी हैं। ये कौन है? ये मौलाना आज़ाद है। ठीक है। तो ये क्या दिखाया गया है देख लीजिए। मौलाना आज़ाद तथा कांग्रेस कार्यकारी समिति के अन्य सदस्य, सेवाग्राम 1942 का ये चित्र है। ठीक है। क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं कि मौलाना आज़ाद का जन्म, याद रखिएगा, कि मक्का में हुआ था। ठीक है। यानी कि भारत में इनका जन्म नहीं हुआ है। और उनके पिता जो है वो बंगाली थे, यानी कि पापा जो है बंगाल से बिलोंग करते थे, जबकि मम्मी जो थी ना वो अरब से थी। बहुत सारी भाषाओं के जानकार, आज़ाद इस्लाम के विद्वान और वहादते दीन यानी कि सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती थे। इनके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है 2-3 स्टेटमेंट में। आगे आप देखिए कि गांधीवादी आंदोलनों में हमेशा सक्रिय रहने वाले और हिंदू मुस्लिम एकता के पक्के हिमायती थे। इन्होंने जिन्ना के जो 2 राष्ट्र का सिद्धांत था ना, कि भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्र बनना चाहिए, उसका विरोध किया था। ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। दूसरे में आप देखिए महात्मा गांधी जी को दिखाया गया है। ठीक है। किनके साथ? तो ये सी राजगोपालाचारी जी हैं, उनके साथ दिखाया गया है। 1944 का ये घटना है। तो 1944 की एक और घटना है, उसको याद रखिएगा। उसे हम लोग राजा जी फार्मूला के नाम से जानते हैं। ठीक है। क्रोनोलॉजी में इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, इस वजह से बता रहे हैं कि 1944 में एक फार्मूला आता है जिसको राजा जी फार्मूला कहा जाता है, जो कि सी राजगोपालाचारी के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था। तो वो देखिए, कह रहे हैं कि गांधी जिन्ना वार्ताओं से पहले गांधी जी के साथ बातचीत करते हुए कौन दिखाए गए हैं? तो सी राजगोपालाचारी जी। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं वयोवृद्ध राष्ट्रवादी और दक्षिण में नमक सत्याग्रह के नेता। तो आपको एक पॉइंट और याद आ रहा है कि अभी हमने देखा कि जो गुजरात में स्टार्ट किया गया नमक सत्याग्रह, जिसमें हमने देखा कि दांडी तक यात्रा जो है पैदल की गई, यानी कि 240 किलोमीटर की पैदल यात्रा गांधी जी ने की, और वहां पे जाकर के, यानी कि दांडी में जाकर के उन्होंने नमक कानून को तोड़ा। तो उस नमक आंदोलन, यानी नमक कानून को तोड़ने का जो आंदोलन चल रहा था, वो केवल नॉर्थ इंडिया में ही नहीं, दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया में भी चल रहा था। और साउथ इंडिया में जो उसका नेतृत्व कर रहे थे वो थे सी राजगोपालाचारी। ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। आगे कह रहे हैं कि सी राजगोपालाचारी 1946 में बनी अंतरिम सरकार के सदस्य थे। ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल रहे। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए 2 क्वेश्चन बनता है, एक तो कहते हैं स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, और दूसरे कहते हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल। तो अगर कहें कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, तो वो विदेशी ही हो जाएंगे। और अगर कोई पूछ ले कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, तो भैया सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। दोनों पॉइंट्स आपको याद रखना है। और अगर स्वतंत्र भारत के पहले, तो वही माउंटबेटन ही हो जाएंगे। ठीक है। माउंटबेटन ही हो जाएंगे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। और अगर भारतीय शब्द लग जाए तो सी राजगोपालाचारी जी आ जाएंगे। ठीक है। फिर कह रहे हैं कि उन्हें लोग राजा जी के नाम से जानते थे। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, तो इस वजह से हमने आपको सब बता दिया, वरना हम चाहते तो स्किप भी कर सकते थे। अब सरदार पटेल जी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। ठीक है। वल्लभ भाई पटेल जी क्या कह रहे हैं, इनके बारे में क्या बताया गया? कह रहे हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल 1945 से 1947 के दौरान आज़ादी के लिए जो भी वार्ताएं चली हैं, उसमें एक अहम भूमिका अदा किए हैं। पटेल जो है, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, नादियाड गुजरात के एक गरीब किसान व्यवसायी परिवार से बिलोंग करते थे। ठीक है। यानी कि कोई राजा रजवाड़े नहीं थे, एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। 1918 के बाद स्वतंत्रता आंदोलन की अगली कतार में रहने वाले पटेल जी 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है कि 1931 में कांग्रेस की अध्यक्षता किनके द्वारा की गई है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। अगर कोई पूछ ले कि कौन से वो नेता है जो कभी भी मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं कर पाए, तो भैया बाल गंगाधर तिलक जी हो जाएंगे। ठीक है। अगले पॉइंट में हम लोग देख लेते हैं महात्मा गांधी जी के साथ ये मोहम्मद अली जिन्ना को दिखाया गया है। और कब का है? तो सितंबर 1944 का ही चित्र है। कह रहे हैं कि 1920 तक
हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन में सक्रिय रहे, जिन्ना ने लखनऊ समझौता करवाने में एक अहम भूमिका अदा की। मैंने कल आपको बताया था लखनऊ समझौता कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था। आगे कह रहे हैं कि 1934 के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित किया और अंत में वे पाकिस्तान की स्थापना के सबसे प्रमुख प्रवक्ताओं की कतार में जा पहुंचे। यानी कि वो मोहम्मद अली जिन्ना जो पहले 2 राष्ट्र के फॉर्मूला के बिल्कुल खिलाफ थे, वो कैसे अचानक से मतलब कि 2 राष्ट्र फॉर्मूला के एकदम हिमायती हो गए। कुछ तो जरूर हुआ होगा, ऐसे थोड़ी ना लोग रातों रात चेंज हो जाते हैं। कुछ तो गलतियां हम लोगों की तरफ से भी रही होंगी ना, हमारे यहाँ के जो महान नेता लोग थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। तो बड़ा लंबी सा क्वेश्चन है, हाँ अब दिख रहा है। क्या पूछ रहे हैं आपसे, कह रहे हैं कि 1937 के जो प्रांतीय चुनाव है उसमें कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से मुस्लिम लीग ने इनकार कर दिया। आपको बताना है कि उस इनकार के पीछे का कारण क्या था। विकल्प क्या है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच धार्मिक मतभेद, तो ये ठीक है। कह रहे हैं मुस्लिम लीग का डर था कि मुसलमानों को लोकतांत्रिक संरचना में हमेशा कम भूमिका निभानी पड़ेगी, यानी कि वो अल्पसंख्यक बनकर के रह जाएंगे, बात तो ठीक है। फिर कह रहे हैं कांग्रेस का मुस्लिम लीग की मांगों को मानने से इनकार करना और उपरोक्त सभी। तो भैया कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की मांगों को नहीं माना, ऐसी कोई बात नहीं थी, और पहला वाला तो होगा नहीं, बी वाला हो जाएगा कि मुस्लिम लीग को ऐसा डर लग रहा था कि जो मुसलमान है ना वो भारत देश में अल्पसंख्यक की तरह से ही रह जाएंगे, स्पेशली जो राजनीति है उसमें। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, कैबिनेट मिशन से ये क्वेश्चन बना हुआ है, तो देख लेते हैं। कह रहे हैं कैबिनेट मिशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहले तो पता होना चाहिए कि जो कैबिनेट मिशन है ना वो 1946 में आया था। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इस योजना ने भारत के विभाजन का प्रस्ताव दे दिया था। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं इस योजना ने भारत को एक अविभाजित महासंघ के रूप में संगठित करने का सुझाव दिया था। अच्छा, फिर कह रहे हैं कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस योजना के प्रस्ताव से सहमत थे। अच्छा, फिर कह रहे हैं इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद करना था। हमसे सही पूछा जा रहा है, तो इसका जो सही है बी वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो कैबिनेट मिशन प्लान है, इस योजना ने भारत को एक अविभाजित महासंघ के रूप में संगठित करने का सुझाव दिया था, और मैंने बता ही दिया कब आया था, 1946 में आया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और अगर आपको लगता है कि कहीं कोई किसी भी पॉइंट में कुछ इशू है तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। हाँ, मैंने एक इसके पहले जो वीडियो बनाया था ना उसमें एक पॉइंट मिस हुआ है, और वो क्या है, वो है हमारा 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था ना, तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और उसके बाद एक आंदोलन चलता है। उस आंदोलन का नाम क्या था, उस आंदोलन का नाम था स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। और ये जो स्वदेशी आंदोलन है ना, ये स्वदेशी आंदोलन भी 1905 में ही स्टार्ट हो गया था। शायद मैंने वीडियो में 1906 बताया है, तो उसे थोड़ा आप सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने कब और क्या कदम उठाया था। विकल्प क्या है, 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया। दूसरा कह रहे हैं 1946 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग के लिए सीधी कार्यवाही दिवस का आह्वान किया। तीसरा कह रहे हैं कि 1947 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की स्वतंत्रता घोषित किया। और फिर कह रहे हैं उपरोक्त सभी। दो, दूसरा वाला तो एकदम ठीक है। ठीक है, बी वाला कि 1946 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग के लिए सीधी कार्यवाही दिवस का आह्वान किया। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि सीधी कार्यवाही दिवस की डेट आप बताएं, तो आपको याद रखना है कि 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा की गई थी। ये डेट आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कैबिनेट मिशन की विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए क्या फैसला किया, ये आपको बताना है। विकल्प क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का, तो भारत छोड़ो आंदोलन तो पहले ही हो गया था 1942 में, तो ये तो होगा नहीं। असहयोग आंदोलन भी नहीं होगा, हमने देखा 1920 में ही हो गया। फिर कह रहे हैं सीधी कार्यवाही दिवस मनाने का, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने देखा ना कि ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। इन्होंने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस मनाने की घोषणा, मतलब इसका जो है प्रस्ताव पारित किया था। फिर हम लोग देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन, और ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने क्या मनाया, तो अभी हमने देखा कि सीधी कार्यवाही दिवस।
तो ये इतने सारे क्वेश्चन थे, ठीक है। 26 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराए। तो जो भी मतलब कि फैक्चुअल्स क्वेश्चंस थे जो हमारे इस चैप्टर से बन सकते थे, वो लगभग हमने सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। आप एक बार सारे मतलब बंगाल का जो विभाजन हुआ 1905, वहाँ से फिर जो स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ उसको लेकर के पूरा एक क्रम से याद रख लें। जैसे जो पॉइंट्स अभी मेरे माइंड में आ रहे हैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपने देखा कि बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में, ठीक है। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। उसके बाद जो है हमारा स्वदेशी आंदोलन चलाया गया 1905 में ही। फिर हमने देखा 1915 में गांधी जी मतलब दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं। उसके बाद उन्होंने 1917 में चंपारण में आंदोलन किया। 1918 में उन्होंने अहमदाबाद में मतलब अहमदाबाद मिल हड़ताल की और साथ में खेड़ा सत्याग्रह किया। फिर हमने देखा 1920 में क्या हुआ, 1920 में असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा किया गया, असहयोग आंदोलन। और 1919 में रॉलेट एक्ट आया था और 1919 में उसी रॉलेट एक्ट के खिलाफ रॉलेट विद्रोह किया गया गांधी जी के द्वारा, मतलब विद्रोह करने की बात की गई। और उसी के बाद फिर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार होता है, ये याद रखिएगा। और 1919 में और क्या हुआ, हमने देखा कि खिलाफत आंदोलन जो है ना वो भी 1919 में ही हुआ, ठीक है। फिर 1920 में आया असहयोग आंदोलन। फिर 1920 के बाद हम लोग डायरेक्ट कहाँ आ गए, 20 के बाद फिर हमने देखा 1929 में ये वाला पॉइंट मैंने मिस कर दिया था। 1929 में जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में एक लाहौर में क्या होता है, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का समिट होती है कुल मिलाकर के। और उस समिट में ना जो प्रस्ताव लाया गया वो किसका प्रस्ताव लाया गया था, तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाया गया। और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। फिर ये हमने 1929 की एक घटना देखी। और 1929 में क्या हुआ, 1928 में देख लीजिए कि जो बम कांड है फिरोज शाह कोटला मैदान, यानी कि फिरोज शाह कोटला जो दिल्ली है वहाँ पे 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और जो चंद्रशेखर आजाद जी हैं वो और राजगुरु, इन्होंने 17 दिसंबर 1928 को सॉन्डर्स की हत्या की। क्यों हत्या की थी, तो हमने बताया कि 1927 में आया था हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, 1927 में आया था साइमन कमीशन, ठीक है। साइमन कमीशन आया था और इस साइमन कमीशन में कोई भी मतलब हमारे यहाँ के भारतीय व्यक्ति शामिल नहीं थे। इस वजह से लोगों ने इसका विरोध किया, मुस्लिम लीग ने भी और भारत के जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसने भी। तो इन लोगों ने विरोध किया और इसी विरोध में लाला लाजपत राय को सॉन्डर्स ने लाठीचार्ज करवाया और साथ में जो है आगे चल करके लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है। उसी का बदला लिया था हमारे जो मतलब कि वीर सपूत थे उनके द्वारा और सॉन्डर्स को निपटा दिया गया। कब, तो 17 दिसंबर 1928 को, ठीक है। फिर हमने देखा 8 अप्रैल 1929 को बीके दत्त और भगत सिंह ने केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। आगे चल करके भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी जाती है। और जब फांसी दी गई थी उस टाइम पे भगत सिंह की उम्र मतलब 23 साल थी। याद रखिएगा, क्यों याद रखिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में डायरेक्ट ये पॉइंट दिया हुआ है। फिर हमने देखा 1930 में नमक बनाने पे जो टैक्स लगा दिया गया था उसको लेकर के गांधी जी के द्वारा एक आंदोलन किया जाता है जिसे हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन या डांडी मार्च के नाम से जानते हैं। और डांडी मार्च में क्या हुआ, साबरमती से 240 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की गई थी, कहाँ तक, डांडी तक, ठीक है। और डांडी पे जा करके फिर गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक बनाया था। और साथ में इसी आंदोलन का नेतृत्व दक्षिण भारत में कौन कर रहे थे, तो सी राजगोपालाचारी जी कर रहे थे। फिर हमने देखा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में भी मैंने आपको बताया। फिर 1942 में हमने देखा कि जापान में जो सुभाष चंद्र बोस जी है ना उनके द्वारा क्या किया गया, तो आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया। और आगे चल करके फिर हमने क्या देखा, 1944 में राजाजी फॉर्मूला आया, 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया और 1946 में ही 16 अगस्त 1946 में क्या हुआ, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो मुस्लिम लीग है उसके द्वारा मनाया गया। तो इस तरह के कुछ पॉइंट्स थे। आगे चल करके फिर हमने ये भी देख लिया कि भारत देश आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को। और फिर अगर कोई आपसे पूछ ले कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने, तो वही लॉर्ड माउंटबेटन बने। और अगर कोई पूछे कि पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने, तो हमने बताया सी राजगोपालाचारी जी बने, ठीक है। तो 1905 से 1947 तक जो भी घटनाक्रम एनसीईआरटी में दिए थे, इवन उससे अधिक ही मैंने आपको एक बार में सब बता दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यहीं से समाप्त हो जाता है, ऐसे बहुत से मतलब फैक्चुअल पॉइंट्स हैं, बहुत से घटनाएं हैं जो
एग्ज़ाम में पूछी जाती है, लेकिन एनसीईआरटी में इससे ज़्यादा घटनाएं नहीं दी हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी में जितने भी घटनाक्रम दिए थे हमने सारे के सारे 2 वीडियोस में कवर कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहला वाला वीडियो भी देखिए और इसको भी देखिए, फिर आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये रही आज की अपनी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।